बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक चार्ज से रिलेटेड है, विच इज़ कवर्ड अंडर सेक्शन 221 टू 240 ऑफ सीआरपीसी। तो चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। बेसिकली क्रिमिनल केस की डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। जैसा कि कुछ स्टेजेस हम पढ़कर आए हैं, जिसके अंदर एक एफआईआर होती है, उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है और 173 के अंडर अपनी रिपोर्ट पेश करती है। या दूसरा तरीका ये हो सकता है कि कहीं पर भी कोई प्राइवेट कंप्लेंट अंडर सेक्शन 200 फाइल की जा सकती है और जिसके तहत मैजिस्ट्रेट इज पावर्ड टू टेक द कॉग्निजेंस। तो दोनों ही सिचुएशंस में ये हमारी इन्वेस्टिगेशन स्टेज की कंप्लीशन की बात हो जाती है कि जहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है। प्राइवेट कंप्लेंट के अंदर एक मैजिस्ट्रेट एम्पावर्ड है, या तो वो खुद इंक्वायरी कर सकता है या फिर वो 156(3) के तहत इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर भी कर सकता है। अब जो चार्ज की स्टेज है, बेसिकली वो एक ट्रायल स्टार्ट होने की स्टेज है। यानी ये कहा जा सकता है कि जहाँ पर एक कोर्ट को, एक मैजिस्ट्रेट को ये लगता है कि देयर एग्जिस्ट्स अ सफिशिएंट मटेरियल अगेंस्ट द एक्यूज्ड पर्सन, के सफिशिएंट ग्राउंड है, सफिशिएंट मटेरियल है और एक चांस है कि हो सकता है कि उसने ये क्राइम, ये ऑफेंस कमिट किया हो। ऐसी सिचुएशन में कोर्ट ये कहेगी कि उसके खिलाफ प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए और कोर्ट उसको प्रोसीड करेगी। तो ट्रायल स्टार्ट होने की जो पहली स्टेज है, या आप ये कह सकते हैं कि जिस स्टेज के बाद फौरन से ट्रायल स्टार्ट हो जाता है, वो है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। अब हम चलते हैं चार्ज की डेफिनेशन पर। चार्ज इज प्रिसाइज फॉर्मुलेशन ऑफ स्पेसिफिक एक्यूजेशन मेड अगेंस्ट द अक्यूज्ड पर्सन। तो पहली बात ये हो गई कि बेसिकली चार्ज क्या है। ये एक प्रिसाइज फॉर्मुलेशन है, यानी कि कोर्ट प्रिसाइसली फॉर्म करेगी, बताएगी कि भाई अक्यूज्ड पर्सन ने वो क्या किया है। स्पेसिफिक एक्यूजेशन की बात की जाए तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि एक लॉ का कोई भी सेक्शन या कोई भी ऑफेंस या कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी वॉयलेशन की गई है, उसको एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है सब्सटेंटिव लॉ यानी पीपीसी में। तो इस तरह से हम बेसिकली एक्यूज्ड पर्सन को वो फॉर्मुलेट कर रहे होते हैं, एक स्पेसिफिकली एक्यूज कर रहे होते हैं कि भाई आपने ये फला काम किया है। और इस चार्ज को फ्रेम करने का मकसद क्या होता है कि आप एक्यूज्ड पर्सन को फुली अवेयर कर सकें कि बेसिकली वो क्या चीज़ फेस करने वाला है ट्रायल में, उसने किस चीज़ को रोकना है, किस चीज़ को बचाना है और किस चीज़ का डिफेंस उसने पेश करना है। तो ये बेसिकली चार्ज बताने का मकसद होता है। और चार्ज फ्रेम करते साथ ही जो एविडेंस की स्टेज है वो आ जाती है और प्रोसिक्यूशन उसने अपना एविडेंस प्रोक्योर करना होता है ताकि जो चार्ज लगाया गया है कोर्ट की तरफ से, तो प्रोसिक्यूशन उसको साबित कर सके। क्योंकि हम लोग ये पढ़ते आए हैं कि किसी भी क्रिमिनल केस में जो प्रोसिक्यूशन का काम है वो है अपने केस को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना। तो इस वजह से साबित इसमें कुछ भी एक्यूज पर्सन ने नहीं करना, लेकिन फिर भी उसको एक नॉलेज होना चाहिए कि उसके अगेंस्ट क्या चीज कोर्ट में साबित की जाएगी। और अगर इन केस वो अपना डिफेंस पेश करने का ऑप्शन रखता है या माइंड मेकअप करता है, तो वो किस तरीके का डिफेंस पेश करेगा। अगर वो अपना वकील करता है, लॉयर करता है, तो उसको भी वो इंफॉर्मेशन दे सके या वो चीज़ें ऑन रिकॉर्ड मौजूद हों और एक अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से उस ट्रायल को चलाया जा सके। इसके बाद हम फॉर्म ऑफ चार्ज की बात कर लेते हैं। एक चार्ज जो है एक स्टेटमेंट की शक्ल में मौजूद होगा। अभी आगे चलकर मैं आपको ओरिजिनल कोर्ट का एक चार्ज दिखाऊंगा भी, और उसके अंदर आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि बेसिकली कोर्ट्स किस तरीके से चार्ज फ्रेम करती हैं। तो ये एक स्टेटमेंट की फॉर्म में होगा जहां पर एक्यूज पर्सन को मुखातिब किया जाएगा और उससे कहा जाएगा कि वो फलां वक्त फलां टाइम पर इस तरीके से उस बंदे के पास गया और उसने ये ऑफेंस कमिट किया। सेक्शन 221, 222 और 223 सीआरपीसी के अंदर पर्टिकुलर्स ऑफ अ चार्ज मौजूद हैं कि एक चार्ज के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो आइए उनको भी हम एक नज़र देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ जो स्पेसिफाई की जाती है किसी भी चार्ज के अंदर, वो है टाइम एंड प्लेस ऑफ द ऑफेंस, कि किस वक्त ये ऑफेंस कमिट किया गया और कौन सी जगह पर ये ऑफेंस कमिट किया गया। इसके अलावा यहाँ पर दो चीज़ें और स्पेसिफाई करना होंगी कि किस पर्सन के अगेंस्ट वो ऑफेंस कमिट किया गया या किस चीज़ के अगेंस्ट किया गया।
देखिए ये भी हो सकता है कि एक बंदा किसी को हर्ट कॉज करता है, तो ऐसी सिचुएशन में जो ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑफेंस होगा वो विक्टिम है जिसके अगेंस्ट ऑफेंस कमिट किया गया। तो ऐसी सिचुएशन में हम उसको स्पेसिफाई करेंगे कि ये पर्सन ए जो कि एक्यूज पर्सन है, इसने पर्सन बी जो विक्टिम है उसके अगेंस्ट इस वक्त पर, इस जगह पर, इस चीज के साथ, जैसे हम कहते हैं कि उसको डंडे के साथ मारा, या फिर कोई ऐसी हम लोकल लैंग्वेज में डिफरेंट वर्ड्स यूज कर सकते हैं। और इसी तरीके से जिस चीज के अगेंस्ट ऑफेंस अगर कमिट हुआ है, जैसा कि हम चोरी की बात कर लें, तो वहां पर जो ऑब्जेक्ट होगा उस ऑफेंस कमिट करने का, जो चीज होगी वो बेसिकली वो चीज है जिसको चोरी किया गया है। इट कुड बी अ मोटर बाइक, इट कुड बी अ मोटर कार, या कोई भी ऐसी मूवेबल प्रॉपर्टी जिसको ऑब्जेक्ट ऑफ ऑफेंस बनाया जा सकता है, वो इसमें शामिल कर लिया जाएगा। इसके अलावा जो एक और स्पेसिफिकेशन हमें मिलती है वो ये है कि जहां पर कोई भी ऑफेंस होगा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से रिलेटेड, तो वहां पर जो अमाउंट ऑफ मनी है जिसको बेसिकली इम्बेजल किया गया है, उसके अगेंस्ट ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया गया है, उसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बेसिकली जिसको हम बहुत ही आम जबान में कह सकते हैं अमानत में खयानत करना, यानी जहां पर कोई बंदा किसी को कोई प्रॉपर्टी देगा, उसके हवाले करेगा, और लेने वाला उस प्रॉपर्टी का अमीन है, अमानतदार है, किसी भी कैपेसिटी में वो हो सकता है, वो मुलाजिम हो सकता है, वो दोस्त हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जब वो उस अमानत में खयानत करेगा या फिर उस प्रॉपर्टी को वो कन्वर्ट करके अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेगा, तो इसको हम क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कहेंगे। तो इसमें जो स्पेसिफिक अमाउंट है मनी की या फिर उस चीज की, उसकी मालियत, उसकी कीमत, उसको स्पेसिफाई करना लाजमी होगा चार्ज में। अब एक सिचुएशन ऐसी भी बन सकती है कि जहां पर हमें मैनर बताना पड़ेगा उस ऑफेंस को कमिट करने का, यानी कि ऑफेंस के अंदर एक वाइड डेफिनेशन मौजूद होगी कि जिसको डिफरेंट तरीके से कैरी आउट किया जा सकता है। वहां पर फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी चार्ज के अंदर वो चीज भी मौजूद होगी। जैसा कि अगर हम बात कर लें चीटिंग की, अब चीटिंग की डेफिनेशन ये है कि जहां पर कोई भी बंदा किसी की भी प्रॉपर्टी को बाय वे ऑफ डिसेप्शन वो अपनी तरफ लेकर आ जाएगा, या फिर वो उससे क्या करेगा कि रॉन्गफुली गेन करेगा और उसको रॉन्गफुली कॉज करेगा। अब इस डेफिनेशन के ऊपर पूरा उतरने के लिए डिफरेंट तरीके इस्तेमाल किए जा सकते हैं, डिफरेंट चीज़ें की जा सकती हैं, इसकी कोई एक क्लियर कट डेफिनेशन नहीं होगी। जैसे अगर हम कत्ल की बात करें तो कत्ल के अंदर भी कुछ हद तक हम मैनर बता देते हैं कि इसको किस तरीके से मारा गया, लेकिन वो ऑफेंस फिर भी कत्ल का कमिट हो जाएगा। इसी तरीके से चीटिंग के अंदर भी हम ये बात करेंगे कि चीटिंग तो हो गई है, लेकिन चीटिंग किस तरीके से हुई है, तो उस चीज को भी हमें स्पेसिफाई करना होगा। यहाँ पर हम एक और बात करते चले कि एक चार्ज फ्रेम जब कोई भी कोर्ट करती है तो उसमें एक हेड भी हो सकता है और एक से ज्यादा हेड्स भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर तो वो ट्रांजैक्शन एक ही एक्ट से रिलेटेड है तो उसमें एक ही हेड होगा, और अगर उस ट्रांजैक्शन में एक से ज्यादा एक्ट्स शामिल हैं तो ऐसी सिचुएशन में एक से ज्यादा हेड्स उस चार्ज में शामिल होंगे। जैसे कि हम कह सकते हैं कि एक बंदा उसने किसी को जाकर कत्ल किया। अब अगर तो वो रोड साइड पर होगा तो ऐसी सिचुएशन में वो सिर्फ एक ही ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट होगा, लेकिन अगर उसने उसको घर में जाकर मारा तो फिर क्या होगा कि एक ऑफेंस तो हो जाएगा क्रिमिनल ट्रेसपास का, और अगर वो रात के टाइम घर में घुसा तो वो फिर क्या हो जाएगा क्रिमिनल ट्रेसपास या हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, और उसके बाद जाकर वो क्या करता है कत्ल करता है। तो फिर इस तरीके से या इस तरह से अगर उसने हर्ट भी कॉज किया तो वो सारी चीजें उसके अंदर शामिल हो जाएंगी और एक से ज्यादा हेड्स उसके अंदर आ जाएंगे। तो अब चलते हैं एक फ्रेम चार्ज जो कि एक ओरिजिनल चार्ज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, उसको आप मुलाहिजा कीजिए तो ये सिचुएशन आप पर क्लियर हो जाएगी कि चार्ज कैसे फ्रेम किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं सबसे पहले कोर्ट का नाम लिखा गया है जो कि मैंने डेलिबरेटली यहाँ पर कंसील किया है, इन द कोर्ट ऑफ मिस्टर ABC लर्नड मैजिस्ट्रेट, और कोर्ट के भी आगे आप नाम लिख देंगे कि वो किस डिवीजन में या किस डिस्ट्रिक्ट में वो कोर्ट फॉल करती है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ आप लिखेंगे चार्ज में वो है केस का टाइटल, द स्टेट वर्सेस मिस्टर ABC फला फला रेजिडेंट ऑफ फला फला, जो भी आप उसके अंदर शामिल करना चाहें। उसके बाद एक चीज़ आपने याद रखनी है कि किसी भी क्रिमिनल केस में केस FIR नंबर उसको स्पेसिफाई करने के लिए लिखा जाता है।
वो एफआईआर किस टाइम की गई, डेट भी लिखी जाती है, और ऑफेंस कौन सा होगा। जैसा कि जो हमारे पास अभी चार्ज इन हैंड है, ये एक चोरी का बेसिकली केस था, ऑफेंस अंडर सेक्शन 380 रेड विद 411 पीपीसी। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो ऑफेंसेस हैं, तो हेड्स भी इसके एक से ज़्यादा बनेंगे, जैसा मैंने पहले स्पेसिफाई किया। उसके बाद हम पुलिस स्टेशन देखेंगे, पुलिस स्टेशन कोराल इस्लामाबाद, और उसके बाद ये चार्ज फ्रेम करने की डेट लिखी गई है, जो कि ये डेट आपके सामने मौजूद है, 9/4/2014। अब उसके बाद जो हमने पहले पढ़ा था कि एक चार्ज जो है वो किसी स्टेटमेंट की फॉर्म में होता है, तो ये यहाँ से स्टेटमेंट स्टार्ट हो रही है नेक्स्ट लाइन में। आई लर्नड मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट ABC फर्स्ट क्लास हेयर बाय चार्ज यू accused that you above named accused gifted a house number 3 street number 6 Coral Town near Benazir International Airport Islamabad, and the complainant namely Fala Fala along with her daughter were residing therein. The complainant along with her daughter went to Lahore on this date to attend marriage ceremony at Lahore, and on this date you accused along your co-accused since not arrested, और पता भी नहीं है तो नाम भी नहीं लिखा गया, stolen valuable including bed, dressing table, chairs, LCD sofas, so and so। अगली लाइन पर मैं मूव कर रहा हूँ। उसके बाद लास्ट में लिखा है देयर बाय यू accused committed offense punishable under section 380 PPC। तो ये एक हेड हमारे पास आ गया चार्ज का। उसके बाद कहते हैं सेकेंडली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑन योर पॉइंटेशन द स्टोलन आर्टिकल्स इंक्लूडिंग ब्रीफ केस, ड्रेसिंग टेबल, माइक्रोवेव, सो एंड सो, और इस तरीके से जो फोर्थ लाइन है उसके मिड में लिखा हुआ है कमिटेड ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 411 PPC। Both above stated offences are within the cognizance of this court, and I hereby charge you with the same। और उसके बाद ये दो हेड्स का चार्ज बनाने के बाद उन्होंने अपने सिग्नेचर किए हैं मजिस्ट्रेट साहब ने, और उनकी स्टैम्प भी मौजूद है। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ द एक्यूज भी ली जाती है। इसके अंदर डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि इस फॉर्म में मौजूद हैं। नंबर 1, डू यू अंडरस्टैंड द चार्ज रेड ओवर टू यू? उसका जवाब होगा यस, जी मैं समझ गया हूँ। यही इसका पर्पस भी था कि समझना कि बेसिकली कि मुझे किस चीज़ के लिए चार्ज किया जा रहा है। उसके बाद है डू यू प्लीड गिल्टी? क्या आप गिल्टी प्लीड करते हैं, क्या आप अपना जुर्म मानते हैं? तो वो आगे से जवाब देगा नो, क्योंकि अगर वो यस कहेगा तो फिर तो मामला ही खत्म हो जाएगा, तो नो कहेगा ताकि ट्रायल प्रॉपरली स्टार्ट हो सके। डू यू हैव एनी डिफेंस टू ऑफर? अब क्या आपके पास कोई डिफेंस है या आप अपने डिफेंस में कुछ, अपनी सफाई में कुछ कहना चाहेंगे? तो एक्यूज पर्सन आगे से कहेगा यस आई एम इनोसेंट। और ये सब कार्रवाई होने के बाद आखिर में एक सर्टिफिकेट आपको नजर आएगा। It is certified that the charge has been framed in the presence of the accused and the same has been narrated to him in his own language which he understood। तो बेसिकली जो हमने चार्ज का पर्पस पढ़ा था कि आप एक्यूज पर्सन को प्रॉपर इंफॉर्मेशन या नोटिस देंगे कि उसने क्या किया है, उसको किस चीज़ के लिए चार्ज किया जा रहा है, तो इसके हवाले से एक सर्टिफिकेट भी यहाँ पर मौजूद है। अब हम बात कर लेते हैं एरर्स की, कि अगर चार्ज फ्रेम करते हुए कोई एरर आ जाए, या जहाँ पर मैनर स्पेसिफाई नहीं किया गया, या यहाँ पर ऑफेंस स्पेसिफाई नहीं किया गया, या कोई और किसी किस्म का एरर मौजूद हो, तो उसका क्या अफेक्ट होगा। तो इसको हम बाइफरकेट कर लेते हैं। इसमें एक सिचुएशन ये होगी कि जहाँ पर वो एरर इतना मटेरियल है कि वहाँ पर पूरा का पूरा ट्रायल प्रेजुडिस हो रहा है, ट्रायल ठीक तरीके से हम नहीं कर पा रहे, तो इस सूरत हाल में वो ट्रायल विशिएट हो जाएगा और वो एक मटेरियल एरर समझा जाएगा। जैसा कि अगर जो जहाँ पर जो विक्टिम है उसके नाम में गलती आ जाती है, जैसा कि अगर एक एक्यूज्ड पर्सन को एक कत्ल के लिए उसका ट्रायल किया जा रहा है और वहाँ पर चार्ज फ्रेम किया गया और विक्टिम का नाम मिक्स कर दिया गया, वो नाम अली बख्श था, उसको खुदा बख्श कर दिया गया या मौला बख्श कर दिया गया, तो वहाँ पर को जो भी विटनेस आएगा या जो भी अपना आकर वो प्रोसीडिंग करना चाहेगा, एक्यूज पर्सन भी या प्रोसिक्यूशन साइड से भी, तो इस सूरत हाल में वो एक ट्रायल विशिएट हो जाएगा और उसका कोई भी अफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि एक्यूज पर्सन ने उस शख्स का कत्ल किया ही नहीं जिस शख्स के कत्ल के लिए उसको ट्रायल किया जा रहा है। और दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि जहाँ पर एक सिर्फ हल्की सी गलती होगी, उसकी वजह से पूरा ट्रायल विशिएट या ख़त्म नहीं होगा, बल्कि वो ट्रायल
उस ऑल्ट्रेशन के बाद चलता रहेगा, क्योंकि आगे चलकर हम देखेंगे कि एक कोर्ट के पास ऑल्ट्रेशन ऑफ चार्ज की पावर भी होती है कि जहां पर कोई ऐसी गलती हो जाए वहां पर मैजिस्ट्रेट और कोर्ट एम्पावर्ड है कि वो उस चार्ज को ऑल्टर कर सकती है। तो ऑल्ट्रेशन के बाद अगर कोई विटनेसेस बुलाने की ज़रूरत हो तो विटनेसेस बुला लिए जाएंगे, या फिर अगर ऑल्ट्रेशन के बाद ऐसी कोई ज़रूरत हमें नहीं है या और वो चार्ज वहीं से वो ट्रायल वहीं से कंटिन्यू किया जा सकता है, तो वो ट्रायल कंटिन्यूड ही रहेगा। उम्मीद है आपको मैं कुछ समझा पाया हूँगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।